गाइज वेलकम बैक टू साहू साइंस क्लासेस। और ये आपकी नीरू मैम है और हम आज क्लास 12 का जो टॉपिक पढ़ रहे थे, क्लास 12 का लेसन नंबर 1 पढ़ रहे थे हम सॉलिड स्टेट, और उसका हम टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे डायमेंशनल पैकिंग्स। कल हमने जो टॉपिक पढ़े थे वो डायमेंशनल पैकिंग पढ़ा था और उसी के अंदर हमने 1D और 2D डायमेंशनल पैकिंग पढ़ा था। ठीक है, आज हम 3D डायमेंशनल पैकिंग पढ़ने वाले हैं, 3 डायमेंशनल पैकिंग पढ़ने वाले हैं। कल का टॉपिक अगर नहीं देखा तो आज का टॉपिक समझ नहीं आएगा, इसलिए पहले पीछे वाले टॉपिक्स को देखिए, तभी आगे का कुछ भी समझ आने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है 3 डायमेंशनल पैकिंग या फिर त्रिविमीय निविड़ संकुलन। जिन बच्चों के पास मेरे नोट्स हैं उनको सबको पता है कि लाइन बारी हम किस तरीके से, किस सीक्वेंस से हम चल रहे हैं। तो आज के सीक्वेंस का, आज की सीरीज़ का ये टॉपिक है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिविमीय निविड़ संकुलन, जिसको हम इंग्लिश में 3 डायमेंशनल पैकिंग या 3D पैकिंग कहते हैं क्रिस्टल्स की। ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। बहुत ध्यान से समझना, वीडियो को लास्ट तक देखना, वरना बीच में छूट गया तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके, तो पहला प्रकार है इसका आज का त्रिविमीय वर्ग निविड़ संकुलन, जो कि 2D में भी था। 2D में भी आपने दो तरीके की पढ़ी थी, एक आपने 2D स्क्वायर पढ़ा था और एक 2D हेक्सागोनल पढ़ा था। तो इसमें दोनों ही तरीके की फिर से हैं, इसमें भी 3D स्क्वायर और 3D हेक्सागोनल है, और उसके अलावा एक और प्रकार है, तो हम वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 3D स्क्वायर पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जब एक स्क्वायर बनता है परमाणुओं को छूते हुए, तब उसको हम स्क्वायर पैकिंग कहते हैं। तो आज इसके अंदर भी इसी तरीके की पैकिंग है, स्क्वायर पैकिंग। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि पैकिंग जो होती हैं वो 2 तरीके की होती है। एक होती है सिंपल, ठीक है, और दूसरी होती है क्लोज। सिंपल पैकिंग, जब इस तरीके से आप चीज़ों को, गोलों को अरेंज कर देते हैं तो इसको हम सिंपल पैकिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल पैकिंग। और क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग कब होती है? क्लोज पैकिंग होती है तब जब आपने गोलों को इस तरीके से अरेंज किया और इस तरीके से अरेंज करने के बाद आपने यहाँ से दूसरी लाइन को स्टार्ट किया, उसको हम क्लोज पैकिंग कहते हैं। और सिंपल पैकिंग में आप क्या करते हैं? सिंपल पैकिंग के अंदर आप गोलों को इस तरीके से ऐसे अरेंज करते हैं, फिर इस गोले के नीचे दूसरा, इसके नीचे दूसरा, इसके नीचे दूसरा, इस तरीके से अरेंज करते हैं, तब हम उन्हें कहते हैं सिंपल पैकिंग। लेकिन जब आप गोलों के बीच में अरेंजमेंट लगाते हैं तब हम उसको कहते हैं क्लोज पैकिंग। तो इसके अंदर आपको दोनों तरीके का दिखने वाला है। आप लोगों ने कल भी पढ़ा तो भी आपको दोनों तरीके की पैकिंग्स दिखी थी, तो आज भी हम देखते हैं कि किस तरीके की पैकिंग है। तो सबसे पहला है 3D स्क्वायर पैकिंग। ये बोलता है कि इस संरचना में प्रथम परत के ठीक ऊपर दूसरी परत होती है। प्रथम परत ये वाली हो गई, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर दूसरी वाली परत होती है। अब इसके ऊपर दूसरी वाली परत, क्योंकि ये 3D में है, 3D लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के बारे में बात करता है, तो हमें 3D स्ट्रक्चर के रूप में समझना होगा कि इसके ऊपर दूसरी वाली परत किस तरीके से होगी। अब दूसरी परत या ऊपरी परत के प्रथम परत के ठीक ऊपर होती है। देखिए, इस संरचना में प्रथम परत के ठीक ऊपर दूसरी परत को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि दूसरी परत या ऊपरी परत जो होती है वो प्रथम परत के ठीक ऊपर हो। कहाँ हो? ठीक ऊपर, मतलब इसके जस्ट ऊपर हो। ठीक है, इस व्यवस्था में दोनों परतों के गोले पूर्णतः क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रूप से सीध में होते हैं। या तो क्षैतिज रूप से, मतलब लॉन्गिट्यूडनल रूप से, या फिर लैटिट्यूडनल रूप से। दोनों ही रूप से, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रूप से क्या होते हैं? वो सीध में होते हैं। यदि प्रथम परत को ए कहा जाता है तो सभी परतें ए के समान ही होती हैं, इसलिए इस अरेंजमेंट को हम ए प्रकार का पैटर्न कहते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर प्रथम परत सेम है और दूसरी परत भी सेम है, इसी के जैसे गोले दूसरी परत में भी हैं, तो इसे आप ए प्रकार ही बोलेंगे। अगर दूसरी वाली परत डिफरेंट है तब वो बी कहलाएगी। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ए परत जो है वो बोल रहा है आपसे कि ए परत के समान ही दूसरी वाली परत है, तो इसीलिए ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है? ए परत। इसके बाद इसका उपसय संयोजन संख्या क्या होता है वो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। पहले हम इसको डायग्राम से समझते हैं। यहाँ आपको मैंने एक डायग्राम बना रखा है, दिखाई दे रहा है सबको। ये एक, क्योंकि 3D अरेंजमेंट है तो ये आपको एक क्यूब की तरह दिखाई देगा, या आपको एक क्यूब की तरह दिखाई दे रहा है कुछ। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं बना पाऊँ। आई होप सबको समझ आ रहा है। ये दिखाई दे रहा है सबको, एक क्यूब की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3D अरेंजमेंट है। लेयर्स भी सबको दिखाई दे रही हैं।
कि ये एक ए है, ये फिर इसके ऊपर जस्ट ऊपर दूसरी वाली लेयर है जो कि ऑल्सो ए है, फिर तीसरी वाली लेयर है वो भी ए है, फिर चौथी वाली लेयर है वो भी ए है। अब इस चौथी वाली लेयर के जस्ट ऊपर ही दूसरी वाली लेयर आएगी। मैं अलग पेन यूज़ कर लेती हूँ। इस चौथी वाली लेयर के जस्ट ऊपर ही आपको दिखाई दे रही है दूसरी परत आ रही है, इस वाली परत के ऊपर ही जस्ट दूसरी परत आ रही है, इसके ऊपर ही जस्ट दूसरी परत आ रही है, इसके जस्ट ऊपर ही दूसरी वाली परत आ रही है। तो इस तरीके से पहली परत के जस्ट ऊपर दूसरी वाली परत आएगी। कुछ इस तरीके से भी मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ भी सबको दिखाई दे रहा है, यहाँ प्रॉपर सबको एक 3D डायग्राम भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक प्रॉपर 3D डायग्राम कुछ बना हुआ है आपके सामने। ये भी एक क्यूब है, सबको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये एक क्यूब है। इस क्यूब के अंदर सारी परत हम सबको ए दिखाई दे रही है और प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि एक परत के जस्ट ऊपर दूसरी वाली परत है। सबको क्लियर हो रहा है? और इसके जस्ट ऊपर दूसरी वाली है, इसके जस्ट ऊपर दूसरी है, ऐसे ही यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसके जस्ट ऊपर दूसरी है। तो एक परत के जस्ट ऊपर ही दूसरी परत है। ये आपको कुछ इस तरीके से क्यूब में भी दिखा रखा है इन्होंने कि ये इस तरीके से क्यूब में होता है। अब हमको निकालना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कि एक परमाणु का, इसमें से अगर हम एक परमाणु का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो वो क्या होता है, या उपसय संयोजन संख्या क्या होती है। और उपसय संयोजन संख्या क्या होती है वो आपको पता है कि एक गोले को जितने परमाणु छू रहे होंगे, जितने परमाणु एक गोले को टच कर रहे होंगे, वो क्या कहलाती है, उसकी उपसह संयोजन संख्या। तो मैं इसकी उपसह संयोजन संख्या देखती हूँ कि क्या है। यहाँ सबको दिखाई दे रही है कि इसकी उपसह संयोजन संख्या क्या है। सपोज कर लीजिए, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि इन गोलों के अंदर भी गोले हैं, सबको दिखाई दे रहा है कि इन गोलों के अंदर भी गोले हैं, ठीक है। तो अगर हम अंदर वाले गोले के रूप में बात करें तो अंदर वाले गोले का हमको समझ आ रहा है कि अगर हम अंदर वाले गोले को देखेंगे, एक अंदर वाला गोला ले लेते हैं तो उससे हम सबको समझ आएगा। सपोज कर लीजिए मैं अभी इस गोले को मान लेती हूँ, ठीक है, इस गोले को अंदर वाला गोला मान लेते हैं। हम अंदर वाला गोला प्रॉपर देख नहीं सकते, लेकिन हम मान लेते हैं कि जैसे कि यहाँ इसमें अंदर वाला गोला दिखा रखा है। तो इस अंदर वाले गोले का एक तो ये वाला परमाणु हो गया, दूसरा ये वाला परमाणु हो गया, तीसरा ये वाला हो गया और चौथा ये वाला हो गया। अब सपोज कर लीजिए ये अंदर है, तो अंदर क्या होगा, अंदर करने में एक गोला इसके ऊपर भी जा रहा होगा और एक गोला इसके नीचे भी आ रहा होगा। मतलब कि यहाँ पर अगर आप सबको समझ आ रहा है तो 4 तो इसके ये परमाणु हैं जो कि इसे टच करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। एक इसके अंदर वो होगा जो इसके ऊपर की तरफ होगा। 4 तो इस तरीके से हो गए। ये एक सपोज कर लीजिए ये एक गोला है, तो 4 तो कुछ इस तरीके से हो गए। अभी एक ऐसा होगा जो इसके ऊपर की तरफ होगा और एक ऐसा होगा जो इसके नीचे की तरफ होगा। हम क्यों ऊपर नीचे ले रहे हैं, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर्स हैं, इनके अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के बारे में बात की जाती है। तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं, इसके ऊपर वाला भी ले रहे हैं और इसके नीचे वाला भी ले रहे हैं। तो इस तरीके से इस पैकिंग में उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6, क्योंकि 4 तो ये रहे, उसके बाद एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो टोटल करके कितने हो गए, 6। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, मैंने प्रॉपर लिखा है कि 4 तो साइड वाले हो गए, एक अप वाला हो गया और एक डाउन वाला हो गया, और टोटल उपसह संयोजन संख्या कितनी हो गई, 6। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी के अंदर डायग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 3D स्क्वायर पैकिंग। इसमें भी ऑल्सो एक स्क्वायर बनता है, इसलिए इसको स्क्वायर पैकिंग बोलते हैं। और क्योंकि हम इसमें 3D के रूप में लेते हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों की फॉर्म में लेते हैं, तो इसलिए ये 3D पैकिंग है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपका 3D पैकिंग का डायग्राम हो गया, ओके। नेक्स्ट आती है सेकेंड पार्ट। पहला 3D स्क्वायर पैकिंग था, अब सेकेंड है 3D हेक्सागोनल पैकिंग, या फिर त्रिविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन बोलते हैं इसे हम। तो ये बोलता है कि इस संरचना में द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन परत ए लेते हैं, जो हमने द्विविमीय ली थी, 2 डायमेंशनल वाली ली थी ना, अब उसी परत को लेते हैं। अब उसी परत के ऊपर एक और परत रख देते हैं, ठीक है। आपने पहले क्या ली थी, 2D वाली ली थी, ठीक है, 2D वाली ली थी। अब आपने क्या किया, आपने 2D के ऊपर ही, या सपोज कर लीजिए आपने कुछ ऐसी वाली परत ली थी, ठीक है, ऐसे वाली ली थी। अब आपने इस परत के ऊपर, मतलब कि यहाँ इसके ऊपर ही आपने एक और परत लगा दी, ठीक है। पहले आपने क्या ली थी, उस परत की लंबाई चौड़ाई ली थी। मैंने आपको बोला था कि हमें 2D में क्या लेना है, लंबाई और चौड़ाई लेना है। तो ये इसकी लंबाई हो गई और मैंने इस तरीके से इसको अरेंज कर दिया, तो यहाँ इसकी चौड़ाई भी आ जाएगी। लेकिन अब आपको ऊंचाई भी लेनी है, तो ऊंचाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर एक और परत लगानी पड़ेगी, जिससे आपको इसकी ऊंचाई भी मेजर हो जाएगी। तो इन्होंने बोला कि आपने जो द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन परत ए ली थी, अब आप उस वैसे ही एक और परत उसके ऊपर रख देते हैं।
जिससे द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के अवनमनों या छिद्रों में आ जाते हैं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो दूसरी वाली परत आपने उसके ऊपर लगाई है ना, तो वो जो प्रथम परत के छेद बने थे, जो प्रथम परत के छिद्र बने थे, उनके ऊपर वो दूसरी वाली परत आ जाएगी। ठीक है, इससे उनके जो छेद हैं वो कवर हो जाएंगे। अब इस द्वितीय परत को आप बी परत कहते हैं और इस प्रकार ये ए बी पैटर्न हो जाता है। देखते हैं, देखो ये आपकी एक परत है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपकी पहली वाली परत है। ठीक है, जिसकी आपको लंबाई भी है और जिसकी आपको चौड़ाई भी है। अब इसी परत के ऊपर हमने दूसरी एक और परत लगा दी, जिसको हमने बी से अरेंज किया है, जिसको हमने किससे दिखाया है, हमने बी से दिखाया है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे एक परत है, हमने इसके ऊपर दूसरी एक और परत लगा दी। अब हमने फिर से ए जैसी परत एक और लगा दी, फिर हमने बी जैसी परत एक और लगा दी, फिर हमने ए जैसी परत एक और लगा दी। तो अरेंजमेंट कैसा हो गया, ए बी ए बी ए बी। अरेंजमेंट तो ए बी हो गया, अरेंजमेंट समझ आ गया। अब किया क्या, किया ये कि जब ये परत आपने लगाई थी तो यहाँ पर बीच में कुछ कुछ छेद रह गए थे, जिसको अब मैंने आपको बताया था वॉइड्स कहते हैं, जिन्हें वॉइड्स पढ़ेंगे हम आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और वॉइड्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो नीचे बीच में जो छेद रह गए थे उनको हम क्या कहते हैं, वॉइड्स। जैसे अगर हम किसी भी परमाणु को अरेंज करते हैं कुछ इस तरीके से और इसको यहाँ अरेंज करेंगे तो ये बीच में कुछ गैप रह गया है ना, इसे वॉइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। तो यहाँ पर ये कहता है कि जब आप इस तरीके से ए परत लगाकर बी परत को इसके ऊपर रख देते हैं तो ये बी परत इस ए परत के छेदों को भर देती है, उसको कवर करने का काम कर देती है। ठीक है, यहाँ भी सबको दिखाई दे रहा है कि ये इन्होंने 3 से लगा दिया ये, उसके बाद ये दूसरी परत ले ली। तो इससे क्या हुआ, इससे जो ए परत के छेद थे वो बी परत से भर जाएंगे। ये जो बीच वाला है इसके छेद को भरने का काम कर देगा यहाँ पर। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर ए बी पैटर्न दिखाते हैं और इस व्यवस्था में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियाँ बनती हैं। अब ये रिक्तियाँ क्या होती हैं ये हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। हम वॉइड्स का पूरा एक टॉपिक लेंगे, रिक्तियाँ मतलब वॉइड्स हैं, तो हम वॉइड्स का पूरा एक टॉपिक लेंगे, उसके अंदर आपको समझ आएगा। अभी आपको इतना समझना है कि इसमें 2 प्रकार की रिक्तियाँ बनती हैं, विच इज़ चतुष्फलकीय एंड अष्टफलकीय, मतलब टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। ठीक, इसके बाद ये आपका यहाँ पर 3 डायमेंशन पैकिंग खत्म हो गया, ये क्लोज पैकिंग है, ये यहाँ खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आज का हम लेते हैं इसका 3rd पार्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये है आपका त्रिविमीय केंद्रित निविड़ संकुलन। क्या नाम है इसका, त्रिविमीय केंद्रित निविड़ संकुलन। ये 2 प्रकार की व्यवस्था होती है और ये व्यवस्था इसके नाम से ही आ जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार की व्यवस्था है। एक तो षटकोणीय निविड़ संकुलन है, जिसको हम HCP कहते हैं। HCP का पूरा नाम है हेक्सागोनल क्रिस्टल पैकिंग। ठीक है, या फिर ये इस तरीके से आ जाता है चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन, मतलब उनको भरना। आपके एनसीईआरटी में इस तरीके से दे रखा है ये, इसलिए मैंने यहाँ इस तरीके से लिख दिया है। एक और टाइप है इसका, दूसरा टाइप है इसका, वो है आपका घनीय निविड़ संकुलित संरचना या फलक केंद्रित घनीय संरचना। इसको हम CCP कहते हैं। CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और फलक केंद्रित घनीय संरचना मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, ये सारी क्लोज पैकिंग है। तो इस तरीके से इनके 2 नाम हैं, पहला है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दूसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये इसके 2 टाइप्स है। पहला टाइप पढ़ते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना, या जिसको हम HCP कहते हैं। आप HCP के नाम से ही पढ़ेंगे, जिसका नाम है हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग। ठीक है, तो पढ़ते हैं। ये बोलता है कि इस परत में द्वितीय परत, अब 2nd परत तक आप लोग पढ़ चुके हैं। द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तियों को आपने ये भी पढ़ा कि जब दूसरी परत लगा दी थी, आपने ऊपर वाले टॉपिक में पढ़ा था कि पहली वाली परत थी उसके ऊपर दूसरी परत लगा दी थी, आपने यही पढ़ा था। तो उसने बोला कि जब आप पहली परत के ऊपर दूसरी परत के ऊपर पहली परत के ऊपर दूसरी परत लगा देते हो तो चतुष्फलकीय रिक्तियां बन जाती हैं, जो पीछे पढ़ी थी आपने। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों को तृतीय परत के गोलों द्वारा ढका जाता है। अब वो जो चतुष्फलकीय रिक्तियां बन गई हैं, मैं दिखाती हूँ आपको चतुष्फलकीय रिक्तियां कैसे बनी थी। तो जब आपने कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट किया था, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक वॉइड बनी है। ठीक है, इसका जो आकार है वो कुछ इस तरीके का है, दिखाई दे रहा है। तो ये 1 2 3 4 सिरे दिखाई दे रहे हैं आपको, इसलिए ये एक चतुष्फलकीय रिक्ति है।
कैसी रिक्ति है? चतुष्फलकीय। रिक्तियों के बारे में हम प्रॉपर कल पढ़ेंगे, कल की वीडियो में प्रॉपर मैं एक वर्ड्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो एक चतुष्फलकीय रिक्ति है। इस चतुष्फलकीय रिक्ति को ढकने के लिए ये क्या करते हैं, इसके ऊपर एक और परत लगा देते हैं। यहाँ पर जब आप एक गोला लगाओगे यहाँ पर, तो क्या होगा, ये वाली परत ढक जाएगी, ये जो रिक्तियाँ हैं वो ढक जाएंगी। ठीक है, तो तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों के समान होते हैं। अभी जो तृतीय परत के गोले हैं वो प्रथम के समान है। किसके समान है? प्रथम के समान। मतलब पहले आपने ए लेयर लगाई थी, फिर आपने इसके ऊपर बी लेयर लगाई थी, अब आपने फिर से ए लेयर लगाई है जो कि किसके समान है? ए के समान है। ठीक है, तो तथा परतों की क्या हो जाएगी? पुनरावृत्ति हो जाएगी, और इस पैटर्न को हम ए बी पैटर्न कहते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैग्नीशियम और जिंक में इस तरीके के पाए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा है, मैंने डायग्राम बना रखा है कि यहाँ हमने परमाणु अरेंज किए। परमाणु अरेंज करने के बाद हमने ये सेकंड परत अरेंज करी, तो हमको दिखाई दिया कि यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल या ट्राइगोनल यहाँ पर एक रिक्ति बन गई है, जो कि फिर से थर्ड परत से कंप्लीट हो जाएगी। समझ में नहीं आ रहा है? यहाँ देखते हैं हम। देखिए, ये ए लेयर है। कौन सी लेयर है? ये ए लेयर है, ये बी लेयर है। अब फिर से ये ए लेयर हो गई। ठीक है, उसके बाद ये फिर से बी लेयर हो गई, ये फिर से ए लेयर हो गई, ये फिर से बी लेयर हो गई, और ये फिर से ए लेयर हो गई। तो इस तरीके से अरेंजमेंट किस तरीके का हो गया? ए बी टाइप का अरेंजमेंट। ठीक, अब यहाँ पर जब आपने अरेंज किया है इनको, तो यहाँ पर अरेंज करने के बाद आपने इसके ऊपर लगाया, तो यहाँ पर किस तरीके की रिक्ति बन गई? यहाँ पर रिक्ति बन गई एक ट्राइगोनल। ठीक है, ट्राइगोनल या टेट्राहेड्रल रिक्ति बन जाएगी। इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो उसके बाद फिर से यहाँ पर हमने ऊपर इसके ऊपर ये अरेंज कर दिया, तो ये इससे कवर हो जाएगी, इससे ढक जाएगी। ये बीच वाला गोला इसको ढक देगा, और उसके बाद ये रिक्ति जो है वो भर जाएगी। तो यहाँ पर हमने रिक्तियों को भरना ही सीखना था, क्योंकि इसका नाम है चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन। तो इस तरीके से हमने इसको भरना ही सीखना था यहाँ पर। तो ये भर गई। एक और तरीके से देख लेते हैं, जैसे कि ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, या फिर HCP बोलते हैं इसे। ठीक है, HCP बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ए लेयर है, फिर बी लेयर है, फिर ए लेयर है, फिर बी लेयर है। अब इन्होंने इसको काट कर आपको दिखाया है कि कुछ इस तरीके से दिखती है कि जब आप इस तरीके से इनको अरेंज कर लेते हैं, ये पूरा ए दिखाई दे रहा है, बीच में ये दिखाई दे रहा है। अब इसको ध्यान से देखोगे कि तो आपको दिखाई दे रहा है कि बीच में क्या है? रिक्तियाँ हैं। बीच में कुछ इस तरीके से आपको रिक्तियाँ दिखाई दे रही हैं, कुछ ऐसा स्थान दिखाई दे रहा है आपको। तो ये रिक्तियाँ दिखाई दे रही हैं आपको। जब आप इस बी लेयर को इसके ऊपर रख दोगे, जब बी लेयर को इसके ऊपर रख दोगे, तो ये ढक जाएगी। ये पूरा जो होगा, ये पूरा जो है वो इसको कवर करने का काम कर देगा, और ये पूरी ढक जाएगी। अब बीच में यहाँ पर एक और रिक्ति बनी हुई है। इस रिक्ति को कैसे कंप्लीट करोगे? कि जब आप इसको इसके ऊपर रख दोगे, तो फिर ये इसको ढक देगा। ठीक है, फिर ये इसकी रिक्ति को कवर करने का काम कर देगा, इसके छेद को कवर करने का काम कर देगा। उसके बाद जब यहाँ पर फिर से छेद बनेगा, तो ये जब इसके ऊपर रख दोगे तो वो उसको कवर कर देगा। मतलब ये सारी लेयर्स एक दूसरे की रिक्तियों को, एक दूसरे के छेद को कवर करने का काम कर रहे हैं, इसलिए इसको चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन बोल रहे हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग खत्म होती है। सबको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में। एक इस तरीके से और दिखा देती हूँ मैं आपको कि यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा है, ये ए लेयर है, फिर ये बी लेयर है, फिर ये ए लेयर है। अच्छा, ए में 3 लो और बी में ज़्यादा लो, उससे कोई इशू नहीं है, या फिर इसको नीचे लो और इसको ऊपर लो, उससे भी कोई इशू नहीं है। बस हाँ, ये है कि रिपीटेशन आपको ऐसा ही करना है कि एक बार ए, एक बार बी, एक बार ए, एक बार बी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, जो इसकी रिक्तियों को कवर करने का काम कर देता है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये आपका पूरा का पूरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कंप्लीट हो गया। आप पेन से बनाओगे तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, 3D में देखोगे तो डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है घनीय निविड़ संकुलित संरचना, या फिर इसको हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फलक केंद्रित घनीय संरचना भी इसी को बोलते हैं। एक चीज़ क्लियर कर दूं, सारे टॉपिक आपके एनसीईआरटी की बुक के हैं, कुछ भी आपके एनसीईआरटी की बुक से बाहर नहीं है। तो ये टॉपिक्स भी आपके एनसीईआरटी की बुक में ही दिए हुए हैं, इसलिए मैं इन्हें कंप्लीट करा रही हूँ। तो यहाँ पर आपको बोला कि इस व्यवस्था में तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं। अब इन्होंने भी तीसरी परत ही ली है, पर इन्होंने तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखा है कि उसके गोले अष्टफलकीय रिक्तियों को ढक दें, कि तीसरी परत के गोले दूसरी परत में बनने वाली अष्टफलकीय रिक्तियों को भर दें। अष्टफलकीय रिक्तियां मतलब वो जिनका
जिनका फलक जो है वो जिनके 8 फलक हैं। ये जो थी वो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ थी। ये चतुष्फलकीय रिक्तियाँ इसलिए थी क्योंकि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि 3 छेद हैं। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 3 छेद हैं। ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है। लेकिन अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 के बाद अभी एक नीचे की तरफ भी एक छेद आएगा। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा कि जब आप ये 3 तो आपको प्रॉपर्ली इसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी नीचे की तरफ भी एक छेद आएगा, तो इसलिए ये टेट्राहेड्रल हो जाती है। मतलब इनके 4 सिरे हो जाते हैं। टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो इस तरीके से एक फलक तो यहाँ होता है और ये कुछ इस तरीके से 4 फलक है, 1 2 3 और एक अभी पीछे की तरफ पूरा फलक होगा, तो 4 फलक होते हैं। तो इसलिए वो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ हैं, इसीलिए हमने इनको चतुष्फलकीय नाम दिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ ये बोल रहा है कि ये अष्टफलकीय हैं, मतलब उनका जो फलक है वो कितने हैं, 8। ये ऑक्टाहेड्रल रिक्तियाँ हैं। तो इसने बोला कि जब आप इस व्यवस्था के अंदर 2 परत लगा दोगे और उसके ऊपर तीसरी परत लगाओगे, तो वो तीसरी परत कुछ इस तरीके से लगाओगे कि द्वितीय परत में बनने वाली अष्टफलकीय रिक्तियों को ये तीसरी परत जो होगी वो ढक देगी, और तीसरी परत के गोले प्रथम व द्वितीय के समान नहीं होंगे। अब ये क्लियर हो गया कि ए लेयर अलग होगी, बी लेयर अलग होगी, और अब एक नई लेयर आएगी जिसका नाम होगा सी। ठीक है, इस परत को आप क्या कहेंगे, सी। अभी तक आपने देखा था ऊपर के अरेंजमेंट में कि हम ए लेयर ले रहे थे, फिर हम बी लेयर ले रहे थे, फिर हम फिर से ए लेयर ले रहे थे, और फिर हम फिर से बी लेयर ले रहे थे। अब ये आपसे कह रहा है कि आप ए और बी तो लेंगे, पर आप अब एक नई लेयर भी लेंगे जिसका नाम है सी। ठीक है, वह चौथी परत जो होगी वो गोले के प्रथम परत के समान होगी, मतलब फिर से आ जाएगी ए। तो आपकी हो गई ए बी सी, फिर से ए, फिर इसके बाद ये पैटर्न चलता जाएगा, फिर बी आ जाएगी, फिर सी आ जाएगी। ठीक है, अतः इस पैटर्न को हम कहते हैं ए बी सी। ठीक है, ये कॉपर और सिल्वर में इस तरीके का पैटर्न होता है कि सबको दिखाई दे रहा है कि ये ए लेयर है, फिर ये बी लेयर है, और फिर ये उसके बाद सी लेयर है। ठीक, अब इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है ये हम कॉपी में नहीं अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, तो हम यहाँ देख लेते हैं कुछ। ये भी ए बी अरेंजमेंट है ये, सॉरी, हाँ यहाँ आ जाते हैं। तो ये आपका है, ये आपको दिखाई दे रहा है एक लेयर ये है ए लेयर, फिर ये बी लेयर वही है जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे, फिर ये आ गई आपकी सी लेयर। अब ये आपसे कह रहा है यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है और यहाँ आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे कि अष्टफलकीय रिक्तियाँ कैसे हैं। तो ये अष्टफलकीय रिक्तियाँ ऐसे हैं कि जब आप ये इस तरीके से लेंगे और इसके ऊपर आप इसको भी कवर कर देंगे, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, अब आपने इसके ऊपर इसको कवर कर दिया, तो ये कुछ 8 फलक बनते हुए आपको दिखाई देंगे। 1 2 3 4 5 6, एक ये 7 और एक इसके नीचे की तरफ आएगा, तो टोटल 8 फलक हो जाएंगे। तो ये 8 फलक आपको कुछ दिखाई देंगे जो इनको कवर करने का काम करेंगे। फिर इसके ऊपर ये एक नई पैकिंग आएगी ए, जो उसको भी कवर करने का काम कर देगा। तो यहाँ से और यहाँ से जो भी रिक्तियाँ बनेंगी, जैसे कि यहाँ से जो रिक्तियाँ बनेंगी उनको ये कवर करेगा, फिर यहाँ से जो भी रिक्तियाँ बनेंगी उनको ये कवर करेंगे, फिर इन दोनों से मिलकर जो रिक्तियाँ बनी हैं उनको ये कवर करने का काम करेगा। तो इस तरीके से यहाँ ए बी सी और फिर से ए, फिर से बी, फिर से सी अरेंजमेंट हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 12 होता है, क्योंकि यहाँ पर एक परमाणु को 12 परमाणु टच कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। तो इस तरीके से ये आपका FCC हो गया या फिर CCP हो गया। यहाँ भी सबको दिखाई दे रहा है, ये ए है, फिर ये बी है और फिर ये सी है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये अरेंजमेंट है। एक डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ जो आपकी NCERT की बुक में दे रखा है। ये डायग्राम आपके NCERT की बुक का डायग्राम है। आपके NCERT की बुक में कुछ इस तरीके से डायग्राम दे रखा है, सब लोग देख लेना। ये है हेक्सागोनल और क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। इसमें हेक्सागोनल में ये ए लेयर हो गई, फिर ये बी लेयर हो गई, फिर इसको कवर करेगा फिर से ए, फिर इसको कवर करेगा फिर से बी। ये आपकी क्यूबिक क्लोज्ड है, इसमें ए हो गई, फिर इसमें बी हो गई, फिर इसमें ए हो गई। ये ध्यान रखना, ये एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो बी लेयर है वो कुछ इस तरीके से अरेंज है और जो सी लेयर है वो कुछ इस तरीके से अरेंज है। इस लेयर का जस्ट अपोजिट अरेंज है वो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ए, ये हो गई आपकी बी, ये हो गई आपकी सी, ये हो गई आपकी ए, ये ए बी, ये ए, ये बी। तो यहाँ आपका हेक्सागोनल और क्यूबिक क्लोज पैकिंग कवर होता है। और यहाँ आपका 3D, यहाँ आपका आज
3D पैकिंग, डायमेंशनल पैकिंग ख़त्म होता है। कल हमारा टॉपिक होगा वॉइड्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हम टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों तरीके की वॉइड्स पढ़ेंगे, उनके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। इस चैप्टर के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, जो ये टॉपिक जो आपने पढ़ा है इसके ऊपर आती है थ्योरी। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, हम क्रिस्टल्स पढ़ रहे हैं, तो हमें पैकिंग के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, वरना आगे जाकर हमको बहुत परेशानी होगी। तो आज का ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप सबको समझ आया होगा। नहीं आया हो तो कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको समझ नहीं आएगा, तो फिर से हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर रैप अप होती है। स्टे होम, सेफ होम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और देखते रहिए साहू साइंस क्लासेस।